भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था वर्ण व्यवस्था के गुण एवं दोष। आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण व्यवस्था का महत्व, शूद्रों की स्थिति पर एक दृष्टिकोण डालेंगे। उसके बाद प्राचीन भारत में जाति प्रथा, जाति का अर्थ और उसका स्वरूप, इन बिंदुओं पर आज का अध्ययन केंद्रित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था का महत्व। तो जैसा कि अभी तक हमने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा है, तो मूल रूप से उसमें यही बात निकल कर आती है कि वर्ण व्यवस्था की जो स्थापना थी, वर्ण व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो जातिवाद पर आधारित तो नहीं था, जन्म पर आधारित नहीं था, केवल गुण और कर्मों पर आधारित था। किसी भी व्यक्ति के गुण और उसके कर्म उसके वर्ण का निर्धारण करते थे, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेषों की वजह से यह वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित होने लगी, जिसके कारण हमने देखा, पढ़ा है, सुना भी है कि शूद्रों की जो स्थिति थी वो निम्न से निम्नतर हो गई। अब वर्ण व्यवस्था का महत्व जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वर्ण व्यवस्था का जो महत्व था तत्कालीन समय में उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मूल रूप से ये व्यवस्था समाज का एक लचीला वर्गीकरण थी। समाज का लचीला वर्गीकरण थी। भारतीय समाजशास्त्रियों या कह सकते हैं भारतीय समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक उच्चता का जो आधार था आर्थिक और भौतिक वस्तुएं थी। सामाजिक उच्चता का आधार सामाजिक, आर्थिक और भौतिक वस्तुएं थी। इसलिए बौद्धिकता को वहाँ सर्वोच्च स्थान दिया गया, जिसके कारण बौद्धिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संस्कृति का जो उद्देश्य था, बुद्धि की सर्वोच्च प्रतिष्ठा और वर्ण के लचीलेपन के अनुसार, या कह सकते हैं लचीलेपन के द्वारा समाज के अधिक से अधिक व्यक्तियों को बुद्धिमान बनाना था, उनका बौद्धिक विकास करना था। क्योंकि वर्ण व्यवस्था के कारण जो व्यक्ति अपने कार्यों का, अपने कर्मों का प्रतिपादन नहीं कर पाते थे, या कह सकते हैं जो व्यक्ति अपने कर्म पर नहीं टिकता था, अपने कार्यों का संपादन नहीं करता था, उनका वर्ण उस समय में परिवर्तित भी हो जाता था। इस व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य था, कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य था, वो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना और उसको अपने कर्मों में नियोजित करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कर्तव्य थे। ये जाति नहीं थी,
ये जन्म से नहीं होता था कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्यों को सही से संपादित नहीं करता था, अपने कर्म के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार कार्य नहीं करता था, उसका वर्ण परिवर्तित भी हो जाता था। तब हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण न होकर चार कर्तव्य थे: सम्मान, शासन, स्वतंत्रता, संपन्नता और सेवा, ये चार अधिकार थे। कह सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार क्या थे? कर्तव्य थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या थे? चार कर्तव्य: सम्मान, शासन, संपन्नता और सेवा। सम्मान, शासन, संपन्नता और सेवा, ये चार क्या थे? ये चार अधिकार थे। ये चार अधिकार हैं। ब्राह्मण के लिए सम्मान होना चाहिए, क्षत्रिय का शासन हो, वैश्य संपन्न हो, शूद्र सेवा में लगे रहे, शूद्र सेवारत रहे। यही इसका उद्देश्य है। कर्तव्यों और अधिकारों की प्रवृत्ति, कह सकते हैं कि कर्तव्यों के अनुसार इन्हें चार भागों में बांटकर और निश्चित रूप से करना, निश्चित करना, यही इसका उद्देश्य था वर्ण व्यवस्था का। इसमें कर्म की प्रधानता स्वीकार की गई। रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने लिखा कर्म के विषय में, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी कर्म के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि व्यक्ति गुण और कर्म के अनुसार, गुण और कर्म के अनुसार उसका समायोजन होता है। कर्म का महत्व है। व्यक्ति को कार्यशील बनाना, व्यक्ति को कर्म से जोड़ना इस वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य है। क्योंकि भारतीय जो व्यवस्थाकार थे, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की, वो ये जानते थे कि समाज का विकास स्वार्थ और परार्थ, समाज का विकास स्वार्थ और परार्थ दोनों के समन्वय से हो सकता है, और इसी से समाज का विकास संभव है। तब उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण की अवहेलना नहीं की, आर्थिक दृष्टिकोण को नकारा नहीं, अपितु पदार्थ को मुख्य बनाकर स्वार्थ को पदार्थ के साधक के रूप में स्थान दिया। क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ समाज में उसके कर्तव्य होते हैं, समाज के प्रति उसकी निष्ठाएं होती हैं, समाज के प्रति
उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी आवश्यकताएं अकेले पूर्ण नहीं हो सकती, उन्हें दूसरों की आवश्यकता होती है, दूसरे की सहायता और सहयोग की भी आवश्यकता होती है। और यही मूल उद्देश्य था वर्ण व्यवस्था का। इस वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य वंशानुक्रमण नहीं था, वंशवाद नहीं था। इस वर्ण व्यवस्था से शिक्षा की शक्तियों का प्रयोग करके विभिन्न वर्णों के सदस्यों को उनके अनुसार यथा योग्य भावनाएं, परंपराओं का विकास करना था। इसलिए उस समय में यह विभाजन करना कठिन कार्य नहीं था। वर्ण व्यवस्था से कर्मवादी, बुद्धिवादी, त्यागवादी, कह सकते हैं आशावादी, प्रजातंत्रवादी जैसे महान सिद्धांत प्रतिपादित हुए, या हम यह कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्मवादी, बुद्धिवादी, त्यागवादी, आशावादी और प्रजातंत्रवादी जैसे सिद्धांतों पर आधारित थी। अध्यापक, योद्धा, नीति शास्त्र को जानने वाले, प्राणशास्त्री, अर्थशास्त्री, इन सब पर मानव समाज आधारित था। या कह सकते हैं कि अध्यापक, योद्धा, व्यापारी, सेवक, इन चार वर्गों में समाज को विभाजित कर दिया गया। इन चार वर्गों में बांट दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ व्यक्ति स्वभाव से कुशाग्र होते हैं, प्रकृति से ही कुशाग्र होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। कुछ लालची होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों से ही भिन्न होते हैं। अपना धर्म, जिसे हम स्वधर्म कहते हैं, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जो कार्य थे उनका निर्धारण था। सामाजिक सहयोग और कहा जाए तो परिस्थितियों में जागरूकता पैदा करना वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य था। अब बात करें शूद्रों की स्थिति उस समय, तो वर्ण व्यवस्था से शूद्रों पर, शूद्र वर्ण कुछ अत्याचार भी होने लगे। जैसे उन्हें वेद अध्ययन का समय नहीं दिया गया, वेद अध्ययन से रोका गया। एक समय ऐसा भी आया जब वेद मंत्र यदि किसी शूद्र द्वारा सुन भी लिया जाता था तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। ये इसका सबसे बड़ा दोष था, बदतर स्थिति थी। भारतीय संस्कृति में शूद्र को कर्मकांड का अधिकार दिया गया था। ऐसा नहीं कि उन्हें अधिकार नहीं था, भारतीय संस्कृति में शूद्र को कर्मकांड का अधिकार था, लेकिन उसे वेद के अध्ययन की आज्ञा नहीं थी। शूद्र को वेद अध्ययन की आज्ञा नहीं थी, लेकिन लोगों ने यह विचार लगाया, या कह सकते हैं लोगों का यह विचार है
कि शूद्र को वेद अध्ययन की आज्ञा न देकर उस पर अत्याचार किया गया। और सोचा भी जा सकता है कि जब द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सभी वर्ण, ये तीनों वर्ण आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति कर सकते थे, तो शूद्र को फिर इससे अलग क्यों रखा गया? यह प्रश्न निश्चित रूप से मानव मन को विचलित करता है। अब इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है या लगाया गया होगा कि निश्चित रूप से उस समय में शूद्र द्वारा आध्यात्म विद्या की प्राप्ति भारत में पसंद नहीं थी, स्वीकार्य नहीं थी, जिसके कारण शूद्र हमेशा अशिक्षित रहा, अनपढ़ रहा। लेकिन भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति इतनी उन्नत और उदार होते हुए भी इस प्रकार के अन्याय को, इस प्रकार की अन्याय की व्यवस्था को कैसे कर पाई होगी? क्योंकि हम मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि ही अपना कुटुंब है, परिवार है। फिर सबको, सभी वर्णों को वेद अध्ययन का, आध्यात्म विद्या के ग्रहण का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? लेकिन वर्ण व्यवस्था का वास्तविक जो आधार था, वास्तविक और वैज्ञानिक आधार था, गुण और कर्म था। द्विज, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, उसी व्यक्ति को कहा जाता था जिसमें बौद्धिकता, नैतिकता की क्षमता हो, या कहें शूद्र उसे कहा जाता था जिसमें बौद्धिकता और नैतिकता का अभाव हो। बौद्धिक गुणों से रहित संतान शूद्र होगी। शूद्र का बुद्धिमान पुत्र ब्राह्मण का पुत्र होगा, ब्राह्मण के पुत्र की तरह वेद अध्ययन कर पाएगा, ऐसा स्वीकार था। शूद्र वह था जो गुण और कर्म से रहित था। तब हम कह सकते हैं कि अन्याय करने का प्रश्न ही नहीं था इस वर्ण व्यवस्था में, क्योंकि हमारे सभी जो शास्त्र हैं, हमारे जो विद्वान हुए, वह भी इसी बात को स्वीकार करते हैं कि किसी व्यक्ति का जो वर्ण है निश्चित रूप से गुण और कर्मों पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति का वर्ण का निश्चय हम उसके गुणों से कर सकते हैं। व्यक्ति का जो जाति है, व्यक्ति की जाति, उसका चरित्र निश्चित रूप से ये दोनों ही चीजें हैं। कर्म गुण पर आधारित है। चाहे मनुष्य ने किसी भी जाति में जन्म लिया,
मनुष्य किसी भी जाति में जन्म लेकर जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आ सकता। जो वर्ण व्यवस्था थी वो गुण और कर्म पर आधारित थी। चारों वर्णों का जो आधार है गुण और कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा था। बहुत से ऋषि जिनकी ब्राह्मण भी पूजा करते थे, जो भिन्न भिन्न जातियों से थे, तब उनके लिए तो वर्ण में कोई दिक्कत नहीं आई। उन्हें तो वर्ण के अनुसार शूद्र नहीं माना गया, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, गुणों पर आधारित थी। जैसे महर्षि वशिष्ठ का जन्म मानते हैं कि वेश्या के गर्भ से हुआ था। व्यास जी, पाराशर, ये भी ब्राह्मण जाति के नहीं थे, ब्राह्मण वर्ण में नहीं आते थे। राधा कृष्णन ने कहा था। इसके अतिरिक्त जन्म वर्ण का आधार हो गया, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। आर्य संस्कृति पर शूद्रों के ऊपर किए गए जो अत्याचार हैं उनका आक्षेप, दोष नहीं लगाया जा सकता। आज के युग में यदि हम बात करें वर्ण व्यवस्था की उपयोगिता, आज के युग में वर्ण व्यवस्था की उपयोगिता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अब तक हमने जितना भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया है, इससे हमारे देश को लाभ के स्थान पर हानि अधिक हुई। किंतु इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जिस समय में वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई होगी या जिस समय में वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया गया होगा, उस समय निश्चित रूप से यह व्यवस्था अपने गौरवपूर्ण रूप में विद्यमान थी। इस व्यवस्था के द्वारा समाज में संगति रही होगी, एक मुखता रही होगी, पारस्परिक संपर्क जो थे, पारस्परिक संघर्ष थे, उनका अभाव था। ब्राह्मण यज्ञ करते समय संपूर्ण समाज के कल्याण की कामना करते थे कि हे देव, सभी वर्णों में दीप्ति प्रदान करो। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में भी कहा कि शूद्रों से भी कल्याणी वाक्य का उपयोग करने पर, प्रयोग करने से मनुष्य देवताओं का प्रिय बन सकता है। शतपथ ब्राह्मण में भी वर्णों के सहयोग की अपेक्षा की गई। तब हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इसमें जो दोष थे वो आदिकालीन वर्ण व्यवस्थापकों के नहीं थे, उस समय वर्ण व्यवस्था का निर्धारण करने वालों के नहीं थे, अपितु स्वयं हमारा ही दोष है, जिसके कारण आज
मृत एवं महत्वहीन व्यवस्था को हम अपने हृदय से लगाए रखते हैं। मूल एवं प्राकृतिक अधिकारों में हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यही इसकी उपयोगिता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आज के युग में वर्ण व्यवस्था की कोई उपयोगिता नहीं रही है और इस बात को स्वीकार करने में हमें संकोच की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में जाति प्रथा और जाति का अर्थ स्वरूप। अगले अध्याय तक रखते हैं। धन्यवाद।